प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि लॉकडाउन 21 नवंबर से 30 नवंबर तक फिर दोबारा से गवर्नमेंट ने लगाया है। तो इस लॉकडाउन के अंदर अब आपकी और हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि अब ज़्यादा समय हमारे पास परीक्षाओं का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने हमारे पास है। और ये जो लॉकडाउन लगा है 21 से 30 नवंबर तक, आशा करते हैं कि ये यहीं तक रहे। इसलिए हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि हम व्हाट्सएप माध्यम से ऑनलाइन आपको पढ़ाएं। इसलिए जो कोर्स आपका चल रहा था वहीं से हम आपका शुरुआत कर रहे हैं, जहां आपकी क्लास का जो कोर्स आपका चल रहा था। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपका जो लेसन वैश्वीकरण फर्स्ट पार्ट के अंदर लास्ट जो लेसन था वैश्वीकरण आपका चल रहा था, तो वैश्वीकरण को ही आज हम आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर के अंदर आपके एग्ज़ाम होंगे। उस दिसंबर एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस आएगा उस सिलेबस को आप घर पर रहते अच्छी तरह से पूरा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसके लिए आपको निश्चित तौर पर अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करना होगा। इस समय आपके गार्जियंस की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि वो बच्चों पर विशेष ध्यान दें। यदि इस समय आप लोगों ने लापरवाही की तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए आपकी और आपके टीचर्स की और गार्जियंस की जिम्मेदारी ऐसे समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल बने। और आप की जो 12वीं क्लास है, जैसा कि आपको सबको पता है कि बेस क्लास होती है, इस पर आपका पूरा जीवन आधारित है। इसलिए मन लगाकर इन 10 दिनों में आपको अपने दिसंबर एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है और आगे जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी आप रेगुलरली करते रहेंगे। इसके लिए आपको कम से कम घर पर 5 या 6 घंटे का आपको टाइम टेबल बनाना है, कोरोना से बचाव करते हुए। इसलिए सबसे पहले मैं आपको दिसंबर एग्ज़ाम में जो सिलेबस आएगा उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट मंथ में आपका टेस्ट हुआ था, उसमें हमने दोनों बुक से 2-2 लेसन दिए थे। वो लेसन तो आपको रिवाइज करने ही हैं। इसके अलावा जो लेसन आपने लर्न करने हैं वो है जो आपका पॉलिटिकल पार्ट फर्स्ट है, उसका पार्ट फर्स्ट भाग 1 के अंदर लेसन नंबर 3 है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, यूएस हैज मनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये लेसन आपका आएगा। लेसन नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये लेसन आपका आएगा। एंड लेसन नंबर 5 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, मतलब समकालीन दक्षिण एशिया। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके 3 लेसन आएंगे, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया, ये आपके पार्ट फर्स्ट में आएंगे। इसके साथ साथ जो आपको पहले जो लेसन पढ़ाए थे, द कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध का दौर था, और उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत, जिस तरह से अब दो लेसन आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो उन लेसन को भी आपने कंटिन्यू रिवाइज करना है और ये 3 लेसन की आप घर पर रहते हुए अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। हम भी आपको इन लेसन के बारे में व्हाट्सएप के द्वारा आपके पास ऑनलाइन जो वीडियो आपके पास भेजी जा रही है, इन लेसन को हम रिवाइज करते रहेंगे और आशा करते हैं कि आप भी इन लेसन को घर पर अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 2 है उसके अंदर लेसन नंबर 5 जो कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां, और पार्ट लेसन नंबर 6 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये 2 लेसन भी आपके दिसंबर एग्जाम में आएंगे। तो इस तरह से आपके 5 लेसन हम दिसंबर एग्जाम में देंगे। जब वहां पर इन 5 लेसन की आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो आशा करता हूँ कि ये आप घर पर रहते हुए अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करेंगे। अब वो समय भी आ गया है, आप घर पर रहते हुए इन लेसन की आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो लेसन चल रहा था वो वैश्वीकरण चल रहा था, तो वैश्वीकरण के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको हम आज आपको बताएंगे और वैश्वीकरण के लेसन को ही आपने रिवाइज करना है। और इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो मूल रूप से लोगों, विचारों, वस्तु और पूंजी का दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवाह है। तो वैश्वीकरण है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना, मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जब हम जोड़ते हैं तो वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण के अंदर मुख्य रूप से 4 चीजों का प्रवाह होता है। इसकी जो मुख्य अवधारणा है वैश्वीकरण की वो प्रवाह है, फ्लो है। फ्लो का मतलब किन किन चीजों का फ्लो होता है, इसमें वस्तु का फ्लो होता है, गुड्स, पर्सन्स और
कैपिटल, इस तरह से ये 4 प्रभाव होते हैं जिसके अंदर विचारों का प्रभाव होता है, लोगों का प्रभाव होता है, वस्तुओं का प्रभाव होता है और पूंजी का प्रभाव होता है। ये चारों चीज दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है, यही वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण के अंदर जो मेन रोल प्ले करता है उसके अंदर आपको पता है कि कम्युनिकेशन है और रैपिड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। तो वैश्वीकरण की मुख्य रूप से है क्या, तो वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में मूल रूप से विचारों, लोगों और वस्तुओं और पूंजी का दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवाह है। मतलब ये जो लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना, वस्तु का एक देश से दूसरे देश में जाना, विचारों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना और पूंजी का एक देश से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, ये इनका प्रभाव जो होता है यही वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण एक कैसी अवधारणा है, तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी से मतलब मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कैसे हैं, तो अलग अलग प्रकार के वैश्वीकरण होते हैं, जैसे आर्थिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण। तो इस तरह से ये बहुआयामी प्रक्रिया है। तो एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है, तो एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी तत्व है वो फ्लो मतलब प्रवाह है। तो वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रभाव पढ़ते हैं, मतलब कौन कौन से वैश्वीकरण होते हैं। तो वैश्वीकरण का जैसे हमने आपको बताया कि राजनीतिक वैश्वीकरण होता है, आर्थिक वैश्वीकरण होता है, सामाजिक वैश्वीकरण होता है और सांस्कृतिक वैश्वीकरण होता है। तो वैश्वीकरण का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं दुनिया के ऊपर। वैश्वीकरण के किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ते हैं, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ते हैं, आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं और सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं। अगले ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, किन आविष्कारों के कारण विश्व में संचार की क्रांति आई। संचार की क्रांति किस तरह से आई, तो इसमें टेलीग्राम, टेलीफोन, माइक्रोचिप आदि के आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों में क्रांति कर दिखाई है। और किस तकनीक ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रवाद की अवधारणा मुद्रण ने, जो आपकी प्रिंटिंग है उसने, इस तकनीकी के कारण विश्व के अंदर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई थी। प्रौद्योगिकी के कारण क्या क्या संभव हो सका। अब जो न्यू जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे क्या संभव हुआ, तो इसके कारण प्रौद्योगिकी के कारण विचार, पूंजी, वस्तु या लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान में आवाजाही आसान हो गई। आर्थिक वैश्वीकरण क्या है, आर्थिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। आर्थिक वैश्वीकरण क्या है, आर्थिक वैश्वीकरण उस स्थिति को कहते हैं जिसमें विश्व के देशों के मध्य आर्थिक, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। आर्थिक प्रवाह का मतलब कैपिटल एक देश से दूसरे देश में जाती है, एक देश दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये पूंजी का प्रभाव होता है, ये आर्थिक प्रभाव कहलाता है। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है, वैश्वीकरण का देखो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। नकारात्मक प्रभाव के अंदर आपने देखा होगा कि वैश्वीकरण के कारण बहुत से लोगों का रोजगार भी छिन गया है। जो छोटे उद्योग जो जिन्होंने छोटे छोटे अपने प्रोडक्शन यूनिट्स ओपन की हुई है वो शट डाउन हो गई है, वर्कर्स पर इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसी तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण के कारण, जब एक वस्तु दूसरे देश के बाजारों में जाएगी तो कंज्यूमर्स को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। कंज्यूमर्स क्या है कि वस्तुएं वहां बाजार के अंदर उनकी प्राइस लगभग दो देशों के बाजारों में लगभग जो प्राइस है वो इक्वलाइजेशन हो जाता है, वस्तु का प्राइस का सामान्यकरण होता है, इससे कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस तरह से आगे और भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। वैश्वीकरण से संबंधित और भी क्वेश्चन है, जैसे वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव क्या है। तो कुछ अर्थों में वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है, लेकिन कुछ अर्थों में यह राज्य की क्षमताओं को बढ़ाती है। देखो राज्य की क्षमता में कमी कैसे आई है, पहले राज्य लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। राजनीतिक वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, तो राज्यों की क्षमता में किसमें कमी आई है। राज्य पहले लोगों की सभी जो न्यूनतम आवश्यकताएं थी उनको पूरा करता था, लेकिन कुछ अर्थों में राज्य की कुछ क्षमताओं के बढ़ोतरी भी की है। राज्य राजनीतिक वैश्वीकरण का फायदा क्या हुआ है, वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव क्या है कि ये लोगों के जो डेटाज होते हैं, लोगों के बारे में सूचनाएं आसानी से एकत्रित की जा सकती है, राजनीतिक प्रभाव पड़ा है और उसकी सारी जानकारी लोगों की ली जा सकती है। इस तरह से राज्य की कुछ क्षमताओं में वृद्धि भी हुई है और कुछ क्षमताओं में कमी भी हुई है। पहले
कल्याणकारी राज्य का स्थान, पहले जो राज्य थे वो कल्याणकारी राज्य होते थे और सारी की सारी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। लेकिन आज राज्य ने न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया। पहले लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर अब राज्य का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपकारी हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले राज्य हर मामले में हस्तक्षेप करता था, लेकिन वैश्वीकरण के कारण राज्य ने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी हो गया है। अब केवल कानून से संबंधित कानून व्यवस्था बनाए रखना या नागरिकों की सुरक्षा आदि कार्यों तक अपने को सीमित राज्य ने कर दिया है। बाकी सारे बाजार व्यवस्थाओं पर राज्य ने सब कुछ तय करने के लिए छोड़ दिया है। अब केवल राज्य का दायित्व केवल न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य के रूप में रहा है। पहले राज्य कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता था, लेकिन आज राज्य न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य के रूप में कार्य करता है। पहले अपने को राज्य किन कार्यों तक सीमित करता था? तो पहले राज्य केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा करने आदि कार्यों तक अपने को सीमित रखता था। विकसित देश किस प्रकार अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को अभेद बनाए रखते हैं? मतलब जो डेवलप कंट्री होते हैं उसके अंदर अपनी जो राष्ट्रीय सीमाओं को कोई भी उनको भेद नहीं सकता। उसका कारण है उसकी वीजा नीति। वो वीजा नीतियों के कारण एक देश के नागरिकों को वो वीजा प्रदान नहीं करता है। इस कारण से एक देश का नागरिक दूसरे देश के अंदर नहीं जा सकता। वैश्वीकरण के राज्य पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं? जैसे हमने आपको बताया, नकारात्मक प्रभाव के अंदर वैश्वीकरण का उसमें उपभोक्तावाद और पूंजीवाद की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये उसका नकारात्मक प्रभाव है। जबकि सकारात्मक प्रभाव के अंदर राज्य की क्षमता बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण राज्य प्रौद्योगिकी द्वारा नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकता है। टेक्नोलॉजी के कारण अब राज्य क्या कर सकता है? जितनी भी सूचनाएं हैं नागरिकों से संबंधित वो जुटा सकता है। अर्थशास्त्रियों ने पुनः उपनिवेशीकरण किसको कहा है? पुनः उपनिवेशीकरण का मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे देश को उपनिवेश बनाया गया था। कुछ एक कंपनी आई थी जिन्होंने हमारे देश के ऊपर लगभग 200-300 साल तक शासन किया था। अब आपने देखा है कि अभी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश के अंदर आ रही है। तो कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि पुनः उपनिवेशीकरण की स्थिति है। तो आर्थिक वैश्वीकरण को कुछ अर्थशास्त्रियों ने पुनः उपनिवेशीकरण का भी नाम दिया है। अब वैश्वीकरण के संबंध में मध्यम मार्ग के जो समर्थक है उनके विचार क्या है? तो वैश्वीकरण ने जो चुनौतियां जो पेश की है उनका सामना सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। देखिए, वैश्वीकरण के कारण जो चुनौती आई है, मध्यम मार्गी जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? मध्यम मार्गी सोचते हैं कि वैश्वीकरण के कारण, जैसे कि आपको पता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। तो मध्यम मार्गी जो समर्थक है वैश्वीकरण को कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो चुनौतियां देश के सामने आई है उनका बुद्धिमत्ता से बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से उनको सोच समझकर उनका प्रयोग में करना चाहिए। सांस्कृतिक समरूपता क्या है? सांस्कृतिक समरूपता का मतलब विश्व संस्कृति के नाम पर, विश्व संस्कृति पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादना ही सांस्कृतिक समरूपता है। जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर जो पश्चिमी संस्कृति वो लादी जा रही है, एक देश की संस्कृति को समाप्त करके दूसरे पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है। इसी को सांस्कृतिक समरूपता के नाम से जाना जाता है। तो विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादना ही सांस्कृतिक समरूपता है। मैकडोनाल्डीकरण क्या है? मैकडोनाल्डीकरण संसार की विभिन्न संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति की छाप को ही मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। मैकडोनाल्ड जैसे आपको पता है कि अमेरिका का ही था। तो मैकडोनाल्डीकरण क्या है? विश्व की संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृतियों की छाप को मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। सांस्कृतिक वैभवीकरण किसे कहते हैं? तो वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति क्या होती है? ज्यादा अलग और विशिष्ट हो जाती है। इसी प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभवीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के दो दक्षिणपंथी आलोचक क्यों, वैश्वीकरण से दक्षिणपंथी जो आलोचक वो चिंतित क्यों है? तो जैसे आपको पता है कि मध्यम मार्गी क्या सोचते थे कि वैश्वीकरण के जो देश के सामने जो चुनौती आई है उसका सोच समझकर बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? दक्षिणपंथी जो आलोचक है इसके राजनीतिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है।
किन बातों को लेकर? सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक जो प्रभाव वैश्वीकरण के पड़ रहे हैं उससे दक्षिणपंथी बहुत ज्यादा चिंतित है। वामपंथी वैश्वीकरण की आलोचना क्यों करते हैं? तो वामपंथियों के अनुसार वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की वह अवस्था है जो धनी को और अधिक धनी और निर्धन को और अधिक निर्धन बनाती है। उन लोगों का सोचना है, वामपंथियों का सोचना है कि वैश्वीकरण से जो धनिक लोग हैं वो और ज्यादा धनवान हो जाएंगे और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। इसको लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है। एक होता है WSF वर्ल्ड सोशल फोरम होता है, तो ये पूरा नाम है उसका विश्व सामाजिक मंच। और इसकी जो पहली बैठक थी वो 2001 में ब्राजील के पोर्टो एल्गेरे में हुई थी। WSF की पहली जो बैठक है वो 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। WSF के अंदर कौन कौन से वैश्वीकरण का विरोध करता है? अब वर्ल्ड सोशल जो फोरम है, विश्व सामाजिक जो मंच है, इसमें कौन कौन से लोग हैं जो वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं? तो WSF के अंदर इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता है, पर्यावरणवादी है, मजदूर, युवा वर्ग, महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो ये WSF के अंदर कौन कौन लोग शामिल है जो वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं? तो WSF के अंदर वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसकी स्थापना जिसकी पहली बैठक 2001 के ब्राजील के पोर्ट एल्गेरे में हुई थी, उसके अंदर मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा वर्ग, महिला कार्यकर्ता, ये सब एकजुट होकर वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर FDI का पूरा नाम क्या है? जैसे आपको पता है कि जो वामपंथी लोग होते हैं वो FDI, भारत के अंदर जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसका बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं। तो FDI का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो भारत में बहुराष्ट्रीय नियमों के प्रवेश विरोध किसने किया? भारत के अंदर जो MNC आई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आए, उसका विरोध किसने किया है? तो इसका सबसे ज्यादा विरोध औद्योगिक मजदूरों और किसानों ने किया है। तो इस तरह से वैश्वीकरण के क्वेश्चन हमने 1 मार्क के बताए। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से आपको इनको रिवाइज करना है, और रिवाइज करते हुए इस लेसन को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और मेरे WhatsApp नंबर पर इस वर्क को करके अच्छी तरह से आप सेंड करेंगे। थैंक यू।